Okay. So yesterday we have read about the Chandralakshmi Hospital, their administration, doctors availability, and all the facilities available there at the hospital. And as you can see here in the brief also, like we are having ophthalmologist Dr. V.K. Tiwari, Dr. Manju, Dr. Roma, Dr. Prakhar, urologist Dr. Shailesh Saha, dermatologist Dr. R.K. Carroll, gastroenterologist Dr. Nitin Manglik, pathologist Dr. R.K. Saxena, psychiatrist Dr. T.P. Jindal, radiologist Dr. Rahul Raj, and FNB Dietetics Department or Nutrition Dietetics Department under me, along with the physicians and other doctors. Now, if we come to the dietetic department layout, we'll start with this, how it is. So, dietetic department is located in 3rd floor. It includes dietitian chamber, kitchen area, dry storage area, serving area, cafeteria area, and dining area. जैसा कि कल भी मैंने आपको बताया था, अच्छा हमारे वन ऑफ द स्टूडेंट वांट इन हिंदी, सो आई विल एक्सप्लेन इन हिंदी एवरीथिंग, राइट? कि जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि जो हमारा जो किचन है 3rd फ्लोर पर है, तो 3rd फ्लोर या तो देखिए हमेशा हर जगह किचन क्या होता है हॉस्पिटल का, जो या तो बेसमेंट में होगा या टॉप फ्लोर में होगा, मिडिल में नहीं होता है मोस्टली. सर्विस एरिया कैन बी देयर, डाइनिंग एंड कैफेटेरिया एरिया एज पर द रिक्वायरमेंट. जब बड़े बड़े हॉस्पिटल्स होते हैं वहां हर फ्लोर पर इवन पेंट्री और कैफेटेरिया होता है, बट कुकिंग एरिया जो आपका होगा या तो बेसमेंट में होगा या फिर अपर फ्लोर पे होगा, जिससे कि वो आपका डिस्टर्बेंसेस ना हो पाए. तो और एक चीज आपको भी मालूम होनी चाहिए कि लाइक डाइटिशियन टेक केयर ऑफ द डिपार्टमेंट, सो डाइटिशियन चैम्बर शुड बी देयर नियर बाय द किचन ओनली. ओके, देन उसके बाद किचन एरिया के बारे में अभी हम थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे. ड्राई स्टोरेज एरिया बहुत जरूरी है, क्योंकि जो भी चीजें आती है, पेरिशेबल आइटम, नॉन पेरिशेबल आइटम, दो चीजें में इक्वली डिवाइड हो जाते हैं. और जैसे ही सामान की इन्वेंट्री बनती है, सामान का ऑर्डर किया जाता है, तो ड्राई स्टोरेज अलग चला जाता है और वेट वाला जो सामान है वो अलग चला जाता है, जिससे कि एक तो कंटेमिनेशन ना हो और आपका कोई भी प्रॉब्लम ना हो. अभी भी आवाज क्रैक कर रही है क्या बच्चों? इज इट ओके नाउ? अब ठीक है मैम, ओके मैम. कर देंगे आप. ओके, आप सब लोग थोड़ा म्यूट भी कर लीजिएगा, राइट? ठीक है, ओके. तो किचन एरिया के बारे में हम बात करेंगे. और ड्राई स्टोरेज आप सब समझ ही पा रहे होंगे, नाम से ही बहुत क्लियर है कि जहां पर दाल, चावल, आपका आटा, बेसन, सूजी, है ना, सेवियां, कॉर्नफ्लेक्स, जो भी ड्राई आइटम्स, मसाले, ठीक है, जो भी सूखा सामान आ रहा है जो कि नॉन पेरिशेबल आइटम है, तुरंत खराब नहीं होता है, और एज पर द रिक्वायरमेंट कहीं कहीं मंथली, कहीं पर 15 डेज, कहीं पे वीकली मंगाया जाता है, तो वो उस तरीके से वहां पर आके स्टॉक होता है. हमारे यहाँ पर मंथली बेसिस पर मंगाया जाता है. और जो वेट एरिया में जो सामान रखा जाता है, वो हमारा जो सामान है वो डेली बेसिस पे, लाइक दूध हो गया आपका, फल हो गया आपका, बटर कई बार 1-2 दिन भी चल जाता है, लेकिन नॉर्मली डेली मंगाते हैं. पनीर है आपका, है ना, इस तरह की जो चीजें हैं डेली वाली चीजें, दही, तो ये 4-5 आइटम है जो हमें डेली बेसिस पे हमें मंगाने होते हैं, वो हम वेट एरिया में करते हैं, फ्रिज के अंदर रखते हैं नॉर्मली. ठीक है. और होता है, बेटा प्लीज म्यूट योरसेल्फ. एक होता है सर्विस एरिया, जहां पर आपका फूड बनेगा और उसके बाद उसकी सर्विस की जाएगी. और एक है हमारा जहां पर हमारा फूड बन के रेडी हो गया, लेकिन उसकी जो कैफेटेरिया वाला एरिया है, जहां पर हम खाना रेडीमेड बना हुआ सर्व करेंगे, राइट? आई थिंक अब आप लोग बहुत आराम से देख पा रहे होंगे. यहाँ दिस इज द एरिया जो हमारा आपका है, जो किचन एरिया में. किचन एरिया में एज यू कैन सी यहाँ पर 4 आपको राउंड राउंड से दिख रहे हैं, ये डिनोट करता है आपका कुकिंग को. ओके, यहाँ पर कुकिंग हो रही है आपकी, एंड ये आपका चूल्हा है जैसे हम कह सकते हैं. चूल्हे के बगल में भी, क्योंकि जो भी चीजें आप बना रहे हो, खा रहे हो, कर रहे हो, कटिंग वगैरह, तो उसको बगल में भी कुछ कई बार धोने की जरूरत होती है, अचानक पानी नियर बाई होना चाहिए, तो उसके लिए एक ये आपका एरिया है. बट दिस इज नॉट एग्जैक्टली द डिश वॉशिंग एरिया, दिस इज फॉर द पर्पज टू यूज फॉर द वॉशिंग ऑफ योर वेजिटेबल्स और समथिंग लाइक दैट, या अचानक से कोई चीज को आपको पानी का ऐड करना है, तो यहाँ ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई होता है. फ्रिज भी आपका इसी एरिया में पास में दिया गया है. इस तरीके से आपका काम हो जाता है. फिर आपका दूसरी तरीके से हमारा हाफ ऑफ द पोर्शन एक अलग तरीके से भी है, जहां पर हमारा डिफरेंट तरह का फूड कुक होता है. ये जो ऊपर वाला आपने देखा था, ये हमारा लिक्विड एरिया का था बेसिकली, जहां पर लिक्विड डाइट प्रिपेयर करी जाती थी. ओके, लिक्विड डाइट का मतलब हो गया जैसे जो आपके आईसीयू में पेशेंट्स हैं, या जो सीवियर पेशेंट हैं जिनको बहुत सैनिटेशन, हेल्थ एंड हाइजीन की जरूरत होती है, ये वहां के लिए.
दूसरा एरिया में आपका कुकिंग एरिया अलग से है, जहां पर जिसका अगेन आप उसमें थोड़ा सा वो बड़ा एरिया चाहिए, तो ये एल शेप में है। रेफ्रिजरेटर एक साइड में है, डिश वॉशिंग है, और इधर आपका कुकिंग गैस बर्नर्स एंड एवरीथिंग है, राइट। फिर तीसरा तरह का जो एरिया हमारा अगर हम बना सकते हैं, तो ये हमारा हो जाता है आपका एक तरह से यू शेप वाला एरिया। तो 3 तरह के किचन एरियाज हमने दिखाए हैं। तो फर्स्ट एंड सेकंड हमारे यहाँ है, थर्ड वाला एरिया हमारे यहाँ यू शेप वाला नहीं है। इसमें अभी आप क्या कर रहे हो, आप देख पा रहे हो कि लाइक आपका कुकिंग एरिया एक तरफ है, जहां बड़े जैसे जैसे एक्चुअली किचन की रिक्वायरमेंट बढ़ती है, पेशेंट का रेशियो बढ़ता है, आपका एरिया बढ़ने लग जाता है। 50 पेशेंट्स में आपका सिंगल लेन भी चल सकता है, 100 वाले में मिनिमम आपको एल शेप चाहिए, 100 से अबव हो जाते हैं तो आपको यू शेप चाहिए। एंड ऑल डिपेंड अपॉन द योर साइज ऑफ द किचन एज वेल, कि आपके किचन का क्या साइज है, उसके अकॉर्डिंगली इस एरिया में आप लोगों को काम करना रहता है। अब ये जो इस तरह से इसलिए बनाया जाता है, रादर यू कैन सी कि आपके किचन में भी अगर इस तरह का एरिया है, तो अगर यू शेप एरिया है तो आप लोग काफी कंफर्टेबल फील करते हो, नहीं? पीछे से फटाक से मुड़े, फिर से सामान निकाल लिया आपने, गैस के पास ले गए, फटाक से कॉर्नर में आपने रिजर्व वो कर दिया आपने स्टोर, और उसको यूज करते रहे आप। कॉर्नर में चॉपिंग वगैरह वाला पोर्शन हो गया, यहीं से आपने इधर राइट साइड मुड़ के आपने कुकिंग कर ली, लेफ्ट साइड मुड़ के आपने धुलाई कर ली। तो थोड़ा सा यू शेप वाला जो एरिया है ना, सबसे ज्यादा कंफर्टेबल और इजी टू मैनेज वो कहा जाता है, जिसमें आपको जो काम कर रहा है उसके फुट स्टेप्स भी कम होते हैं, तो उसको थकान कम होती है। तो व्हाट शुड बी प्रेफर, लाइक अ यू शेप एरिया, जहां पर आपका जो दिन भर किचन में काम करने वाले जो शेफ्स हैं, जो आपके कुक्स हैं, या जो उनके हेल्थ वो एक्चुअली सपोर्टर्स हैं, हेल्पर्स हैं, उनको काम करना बहुत इजी हो जाता है। ओके, देन वी कम टू प्रिपरेशन एरिया। प्रिपरेशन एरिया में आपका अलग अलग तरह के एरिया होते हैं, और जैसे कि आपको कच्चा सामान को कटिंग करना, एक तो होगा सेग्रीगेशन का, लाइक आपने सब्जियां ली, साफ कर रहे हो आप, उसमें से पत्ते पत्ते अलग निकाल लिया आपने, डंडियां अलग निकाल दी, कुछ खराब है, कुछ वैसी चीजें, तो उसको आपने अलग रख दिया। ओके, पहले आपने सेग्रीगेट किया, फिर उसके बाद आपने उसको वॉशिंग करी। ये भी पूरा एक प्रिपरेशन एरिया। कुछ कुछ हॉस्पिटल्स में प्रिपरेशन एरिया इज लाइक अ सिंगल लेन, जैसे हमने पहले दिखाया था, गैस का चूल्हा बस नहीं है वहां पर। तो आपने साफ सुथरा किया, आपने वहां से निकाला, और आपने अच्छे से सिंक के अंदर डिप किया उसको, और उसके बाद उसको निकाल करके वॉश किया, और उसके बाद आपने उसके बगल वाले काउंटर पर उसकी कटिंग चॉपिंग कर ली, राइट। और एक चीज और भी है कि जहां पर हम कटिंग चॉपिंग कर रहे होते हैं, वहां पर जो आपका है कुक्ड फूड बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? एनीवन वांट टू शेयर? कोई बताना चाहेगा? एनीवन फ्रॉम हियर? मैम यू आर आस्किंग दैट कि कटिंग एरिया के पास कुकिंग नहीं होनी चाहिए क्यों? कुकिंग एरिया, कुक्ड फूड और रॉ फूड जो हम कटिंग चॉपिंग कर रहे हैं, वो डिफरेंट सेपरेट रखा जाता है हॉस्पिटल किचन में स्पेशली। क्यों? क्योंकि मैम कभी कभी सब्जियों में बहुत ज्यादा, वैसे हम कह सकते हैं, इंसेक्ट पेस्टिसाइड्स वगैरह इतना ज्यादा होता है, तो हमें नहीं पता वो कब मूव ऑन करके हमारे फूड की तरफ बढ़ जाए। मे बी दिस कॉज। है ना। लाइक रॉ फूड जो है हमारा, जहां पर हम कटिंग कर रहे हैं, बाहर से सब्जियां आई होती हैं, वॉश दो हमने की हुई होती है, लेकिन कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं, कुछ कंटेमिनेशन ऐसा होता है जो सिर्फ कुकिंग से खत्म होता है, राइट। तो अगर आपने कच्चा और पक्का एक साथ रख के काम कर रहे हैं, तो जो कच्चे का जो इन कंटेमिनेशन है वो कुक्ड वाले फूड में लग सकता है, और हमारा जो पका हुआ खाना है वो भी स्पॉइल हो सकता है। तो इसीलिए जो रॉ वेजिटेबल एंड कुक वेजिटेबल या कुक फूड और रॉ फूड को अलग अलग सेपरेट एरिया में रखा जाता है। इसीलिए अलग से कुकिंग एरिया डेजिग्नेटेड है, जहां पर सिर्फ और सिर्फ कुकिंग होती है। लाइक क्योंकि बड़े हॉस्पिटल्स हैं या छोटे हॉस्पिटल भी होंगे, तो 2-3 गैस बर्नर सब जगह होते हैं। तो और कुछ हमारे बड़े बड़े कंटेनर्स रखने के लिए, बड़े बड़े कुकर्स वगैरह रखने के लिए बड़े वाले गैस की भट्टी भी होती है। तो वो कुकिंग एरिया एक स्पेसिफाइड होता है, जहां पर सिर्फ खाना पीना कुक किया जाता है। देन इट कम्स टू द वेजिटेबल वॉश एरिया, जहां पर सब्जियां धोई जाती हैं, जैसे कि मैंने अभी बताया था प्रिपरेशन एरिया में वो आ सकता है। तो उसमें अलग तरीके से वो एकदम सेपरेट रखा जाए, वो मिक्स नहीं, मर्ज नहीं किया जाएगा किसी एरिया में। वेजिटेबल वॉशिंग अलग होगी, यूटेंसिल वॉशिंग अलग होगी, और जो हमारे कुकिंग वाला फूड वाले बर्तन की वॉशिंग अलग होगी। तो सबके लिए सेपरेट एटलीस्ट बेसिन होने चाहिए। ऐसा नहीं है उसी में हम सब्जी भी धो रहे हैं, उसी में हम क्या कहते हैं खाना पकाते पकाते बर्तन भी धो रहे हैं, और उसी में बाहर से जूठे आए बर्तन भी धो रहे हैं, तो ऐसा बर्तन नहीं होना चाहिए, है ना। तो अलग अलग हमें वॉश बेसिन सबके लिए, वॉश एरिया हमको सबके लिए डिफरेंट चाहिए। एज आई सेड अबाउट द लिक्विड एरिया,
तो लिक्विड एरिया को बहुत सेफ और हाइजीनिक हमें रखना होता है, जिससे कि उस एरिया में किसी भी तरीके का इंफेक्शन ना हो। लेइंग एरिया इज व्हाट अबाउट, लेइंग एरिया में क्या होता है कि आपका जो फूड है वो कुक होकर के उस जगह आपकी बैन मेरी में रख दिया जाता है। कल मैं काम करूंगी, मैं अपने किचन का एक वीडियो भी बना लूंगी, वो आप लोगों से शेयर कर लूंगी, ठीक है ना। तो वहां पर क्या रहेगा कि जो कुक फूड होगा वो आपका बैन मेरी में रखा जाएगा। बैन मेरी में से रखने के बाद, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर सेट किया जाता है और उसी से फिर थालियों में पैक कर करके इमीडिएटली डिस्पेंस किया जाता है जो पेशेंट्स को, राइट। तो इन दैट वे वी कैन डू। और इन द सम हॉस्पिटल्स लाइक बड़ी बैन मेरीज में इकट्ठा चला जाता है और फिर हर फ्लोर वाइज वो आपका पेंट्री से सर्व किया जाता है। इस तरह से भी किया जाता है, ठीक है। देन कम टू द सर्विंग एरिया। सर्विंग एरिया वही दो तरह के हो गए, एक तो पेंट्री में हो गया हर फ्लोर में फॉर द पेशेंट्स पर्पसेस, जहाँ पे हर फ्लोर पे आपका क्या कहते हैं माइक्रोवेव भी लगा हुआ रहेगा हीट अप करने के लिए फूड को। और आपकी जो बैन मेरीज अगर है तो वो स्विच होना चाहिए बोर्ड, जिसमें आपका वो स्विच बोर्ड लगा देंगे तो टेम्परेचर हमेशा पर्टिकुलर टेम्परेचर पर फूड हीट होता रहेगा। और तीसरा चीज आपकी होती है क्या कहते हैं, जहां पर पेशेंट्स के साथ साथ जो अटेंडेंट्स आए हैं उनके खाने के लिए सर्विंग की जाती है, तो वो उनका सर्विंग एरिया हो गया। और स्टाफ के लिए, डॉक्टर्स के लिए, तो जब जहाँ बहुत बड़ा सेटअप है जहाँ पे बहुत सारे डॉक्टर्स खाना खाने आते हैं, कंसल्टेंट्स स्पेशली खाना खाने आते हैं, तो उन डॉक्टर्स कंसल्टेंट्स के लिए अलग से एक लॉबी होती है, जहाँ वी कैन से द डॉक्टर्स कैफेटेरिया रूम या डॉक्टर सर्विंग एरिया, वट एवर वी कैन आस्क अबाउट दैट। और बाकी के स्टाफ के लिए अलग रहेगा और अटेंडेंट्स के लिए भी अलग होता है, ठीक है। और जहाँ बहुत ही बड़ा बिग सेटअप है तो अटेंडेंट्स के लिए वहां पर हम बाकी बाहर से हायर भी कर लेते हैं कभी, अगर सर्विसेज हॉस्पिटल की तरफ से प्रोवाइड नहीं हो रही है। जैसे किसी भी लाइक में लंच हो गया, कैफे कॉफी डे हो गया, है ना, हल्दीराम के आउटलेट्स भी खुल जाते हैं बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में, तो ना, ठीक है। देन कोल्ड स्टोरेज एंड ड्राई स्टोरेज, जिसकी मैंने अभी थोड़ी सी बात करी थी पहले। कोल्ड स्टोरेज में क्या क्या रहेगा, आपका जो भी चीजें हमें फ्रिज में रखनी है, दूध, दही, पनीर, बटर, राइट, और इस तरह की सारी चीजें, या कई बार सूप वगैरह हम बना रहे हैं और इमीडिएटली थोड़ा बहुत अगर हमारे पास रह रहा है, कोशिश तो ये होती है कि जितनी हमें केओटी की जरूरत है उतना ही हम बनाएंगे। लेकिन अगर ऐसा हो रहा है कि कई बार हम कम बना पा रहे हैं, ज्यादा नहीं बना पा, मतलब ज्यादा बन गया है, तो उसको भी रखने के लिए हमारे पास जगह होनी चाहिए, तो वो कोल्ड स्टोरेज में रखा जाता है। कोल्ड स्टोरेज में जहाँ पर अगर आपके बहुत ज्यादा बड़ा है प्रोग्राम, तो वहां पर कई बार पार्टी वगैरह का खाना भी बनता है, तो हमारे पास एक डीप फ्रीजर भी होता है। जैसे हमारे पास भी एक डीप फ्रीजर है, तो जब पार्टीज वगैरह होती हैं या वैसे भी नॉर्मली ऑर्डर्स बहुत तरह तरह के, कई बार अगर ऑर्डर आ रहे हैं तो छोले राजमा वगैरह बॉइल किए हुए, जिस तरह कुछ चीजें चॉप करके रखी हुई फ्रीजर में डाल दी जाती है, जो इमीडिएटली आपकी यूज करके काम में लाई जा सकती है। ड्राई स्टोरेज एरिया, एज आई टोल्ड यू अर्ली ऑल्सो, कि लाइक आपकी ड्राई वाला जो भी आइटम है आपका, चीनी, चाय पत्ती, कॉफी, ब्रेकफास्ट सीरियल्स, और उसके बाद आपके आटा, दाल, चावल, मसाले, हर तरह की जो चीजें अलग अलग शेल्फ बना करके ड्राई स्टोर किया जाता है, वो भी मैं कल आप लोगों को दिखा दूंगी। ड्राई स्टोरेज का एक रूल होता है कि आपकी जो ओपन शेल्फ होने चाहिए, नंबर 1, नंबर 2 आपका नीचे से 6 इंचेस अबव होने चाहिए, पीछे की साइड से भी 4 से 6 इंचेस का गैप होना चाहिए, सो द प्रॉपर एयर सर्कुलेशन विल बी देयर एंड दिस विल नॉट हैम्पर द हेल्थ ऑफ द लाइक प्रोडक्ट की पेरिशेबल लाइफ को खराब ना करे, राइट। तो इस तरह की चीजों को आपको ध्यान में रखना है और हमें इन सब चीजों के ऊपर काम करना है, ओके। जो भी चीजें समझा रही हो, क्लियर है ना यहाँ तक? यस मैम, बट आई हैव अ क्वेरी। हाँ बोलो। मैम आपने सब चीज बता दी, पेरिशेबल एंड नॉन पेरिशेबल। वो जो वेजिटेबल्स आएंगे वो डेली के डेली आते हैं या हम वीकली मंगाते हैं? दैट डिपेंड वेजिटेबल्स का, तो क्योंकि अगर जैसे पेशेंट फ्लो ज्यादा होता है ना, ठीक है, तो कई बार कीप ऑन चेंजिंग भी रहता है, कभी हम 1 to 1 मंगा ले रहे हैं, कभी हम, लेकिन हमारी वैसे वीकली आती है। फिर बाकी की जो चीजें होती हैं लाइक फ्रूट्स हो गए स्पेशली, वो भी हम कई बार जैसे तो कुछ खराब दैट नहीं होने वाला है तो हम बल्क में ले आए, लेकिन एक हफ्ते का तो कई बार नहीं ला सकते ना, 2-3 तरह के फ्रूट्स मंगाने होते हैं, तो वो डे टू डे बेसिस पर आता तो मैम दैट विल स्टोर इनटू ड्राई स्टोरेज? है। फ्रूट्स नॉट एग्जैक्टली, एक सेकंड नोट करना। मैम आपका कोई
हाँ क्या बोल रहे बेटा? हाँ मैम वही कह रहे थे, इसका स्टोरेज किस में आएगा? इसका स्टोरेज वेजिटेबल। आपका कोल्ड स्टोरेज में आएगा। कोल्ड स्टोरेज या वेट स्टोरेज हम कह सकते हैं, वेट स्टोरेज में आता है। वेट बोले तो मतलब जिसमें सब्जी हो गए, आपके फल हो गए, दूध हो गया, जो डेली वाली पेरिशेबल आइटम्स। एक हो गया ड्राई स्टोरेज, एक हो गया कोल्ड स्टोरेज या वेट स्टोरेज, जिसमें ऑब्लिक करके वेट स्टोरेज भी कर लो। ठीक है, तो वो वेट स्टोरेज में वेट भी, या कोल्ड? ठीक है, तो वेट स्टोरेज ओके का मैम। मतलब हो गया कि कोल्ड हो गया, और आपका उसमें फ्रिज का भी सामान हो गया, और आपका कुछ चीजें बाहर भी रख सकते हैं। लाइक अभी सीजन, अब गर्मी आ गई तो हमें सब फ्रिज में ही रखना पड़ेगा। अदरवाइज जब विंटर्स थे तो हम लोग क्या कर सकते थे कि हम जैसे एप्पल वगैरह इकट्ठे ले आए हैं, पपीता अगर थोड़ा सा ठीक कंडीशन में, 2-3 दिन आराम से चलता है ना बाहर रख के, है ना? तो उस तरह से लाइक बनाना वगैरह तो फ्रिज में रखा नहीं जाता है, राइट? Okay, yeah. Ma'am, one more thing. Cold storage temperature should be similar to refrigerator. कोल्ड स्टोरेज टेम्परेचर शुड बी इक्वल टू Refrigerator temperature, like 4 कोल्ड degree, स्टोरेज के। आप रेफ्रिजरेटर टेम्परेचर भी कितना होता है वो भी मुझे बताओगे? 4 degree Celsius. एग्जैक्टली 4 थोड़ी ना मेंटेन करोगे, कुछ एक रेंज होती है। ये Ma'am, होमवर्क, ये होमवर्क 2 आज to का हो 5 गया, या 6 तक ले ये लेंगे. होमवर्क आज Ma'am, का 2 हो to गया। 6 तुम 7. खुद ही होमवर्क निकाल लेते हो अपने आप, मुझे बता नहीं पड़ता। Ma'am, 2 to 6 होता है क्योंकि रिसेंटली मुझे अभी यही पता चला था 2 to 6 है. हाँ ठीक है, ये एक पूरी रेंज आती है बेटा, ये पूरी एक रेंज आएगी, तुम्हें मिल जाएगी ये Yeah, ma'am, टेम्परेचर। freezing and freezing हाँ की आती है, फ्रीजिंग वाली chilling की आती टेम्परेचर, है. और आपका जो फूड बाहर रखा हुआ है उसका भी टेम्परेचर की पूरी एक रेंज आएगी, जो कि हॉस्पिटल में। वो तो रूम टेम्परेचर हो गया मैम. क्या चीज? जो आप कह रहे हो बाहर रखा रहता है. ड्राई स्टोरेज, वही कह रही हूँ ना, That is टोटल स्टोरेज, फूड स्टोरेज टेम्परेचर का पूरा आपको एक वो मिल जाएगा, कैलिबर मिल the जाएगा। food लाइक storage. कौन सा फूड आपको, आपका क्वेश्चन लिख लो, क्वेश्चन लिख लो, Yeah, yeah. है ना? What is the question? डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर रेंज फॉर द टू स्टोर द फूड आइटम्स And temperature range of the storage फॉर of ऑल फूड food आइटम्स, जिसमें items. सारे आ जाएंगे आपके ना, तो वो आपको ढूंढ कर बनानी है, और आपको किसकी स्लाइड ही मिल जाएगी बकायदा, बहुत अच्छी सी, पूरा थर्मामीटर बना हुआ आ जाएगा, और उसमें सब पूरा लिखा हुआ बहुत अच्छा आ जाता है। अपने आप एक होमवर्क मिल गया Okay. तुम लोगों को, ठीक है? एग्जैक्टली उसमें आएगा, लाइक मतलब कोल्ड मैम स्टोरेज मैं में ही एग्जैक्टली क्वेश्चन कितना करूँ, मुझे चाहिए। आंसर ढूंढना है. यस, एग्जैक्टली कितना टेम्परेचर दूध वाला फ्रिज का होना चाहिए हमारा, कोल्ड फ्रीजर का कितना होना चाहिए हमारा, और हमारा ड्राई स्टोरेज का कितना होना चाहिए, सारा टेम्परेचर का रेंज उसमें आ जाएगा पूरा, तुम लोगों को मिल जाएगा, ठीक है? मैं बताऊंगी आगे आगे सब चीजें आएंगी तुम्हारे कोर्स में, चिंता मत करो। बट अभी का होमवर्क, आज का होमवर्क कौन लिखने वाला है ग्रुप में? क्वेश्चन लिखकर भेज दो, लिख देना बाद में। हाँ अभिलाषा मैम. अभिलाषा, यू आर राइटिंग राइट, ठीक है, चलो गुड, ओके। ओके मैम. अब हम आगे बढ़े, थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं आज। यस मैम. ओके, देन वी कम टू द अवर डाइटेटिक्स पार्ट। ये तो हमारा हो गया स्टोरेज एरिया से रिलेटेड। अब आप लोग कहते हो जो सब लोग डाइटिशियन बनना चाहते हैं, पहले तो आप ही लोग मुझे बताओ कि आप लोग के हिसाब से डाइटिशियन का रोल कितना है, क्या क्या रोल्स हैं? कैन यू गाइस शेयर? 1 2 3 4 5, क्या क्या आ रहा है मन में, जो भी मन में आ रहा है बताओ। मैम पेशेंट के रिलेटेड टू डाइट, क्योंकि उसको जो भी डिजीज या जो भी प्रॉब्लम्स है उसके अकॉर्डिंग व्हाट शुड गिव एंड व्हाट शुड नॉट गिवन टू द पेशेंट. सेकंड थिंग, डाइटिशियन का रोल फुल्ली किचन में भी होता है कि जो फूड प्रिपेयर हो रहा है उसमें क्या चीज पेशेंट को जानी चाहिए, क्या चीज नहीं जानी चाहिए, इवन जो हम कहें स्पाइसेस को लेकर के, वेजिटेबल्स को लेके, फ्रूट्स को लेके, ईच एंड एवरीथिंग बेसिक पॉइंट्स की. क्योंकि दैट कम्स इनटू हेल्थ, कि हेल्थ रिलेटेड जो इश्यूज हैं उन सबको ध्यान में रखते हुए हमें एक प्रॉपर डाइट चार्ट और उसके अकॉर्डिंग जो फूड प्रिपेयर हो रहा है हॉस्पिटल में, जो पेशेंट्स एडमिट हैं उनकी जो डाइट जा रही है वो टाइमली चेक होनी चाहिए कि क्या जा रहा है क्या नहीं जा रहा है. इवन जब फूड सर्विंग के लिए जब पेंट्री से जाता है तो वो भी एक डाइटिशियन का वहां भी रोल होता है कि वो वहां चेक कर ले. इवन किचन में जाके वो टेस्ट भी कर सकते हैं कि दैट इज गुड फॉर द पेशेंट. I think, ma'am, I am done.
Anyone else? और कुछ माइंड में आया पॉइंट? नहीं आ रहा? मैम डाइटिशियन राउंड पे भी जाती है टू बी कांटेक्ट विद द पेशेंट्स टू कंसल्ट द प्रॉब्लम्स एंड और Ma'am, dietitian should promote nutrition in hospitals, and she should promote healthy eating habits in the patient. Ma'am, she should be very calculative. And calculative in what? Calorie counts. Yes, ma'am. For the patients, she should calculate a menu which is based on the nutrients per person. Okay. Or And she should know what are the likes and dislikes. The patient के क्या likes और dislikes हैं? चलो आगे बढ़ते हैं, बताती हूँ मैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं, अगर तो डाइटिशियंस जो है ना फूड एंड न्यूट्रिशन की एक्सपर्ट होती हैं, तो आपको मालूम ही है सबसे पहला जो हमारा काम है क्या खाना है, कैसे खाना है, हेल्दी लाइफस्टाइल को कैसे मेंटेन करना है, और जो हेल्थ के रिलेटेड जो गोल बना रहे हैं उसको कैसे अचीव करना है। तो ये मेन हमारा एक ऑन द होल एक टास्क। अब करना क्या क्या है? नंबर 1, क्या प्रॉब्लम है उसको न्यूट्रिशन से रिलेटेड, सबसे पहले वो पहचानना, फिर उसे असेस करना कि उसका एग्जैक्टली प्रेजेंट न्यूट्रिशनल स्टेटस क्या है, खासकर प्रोटीन्स का। ठीक है, फिर उसके बाद उसके अकॉर्डिंगली डाइट प्लान बनाना और पेशेंट को काउंसिल भी करना कि अगर कुछ स्पेशल मॉडिफिकेशंस करने हैं तो उसे समझाना कि आपके ये मॉडिफिकेशन हम कर रहे हैं और इसलिए कर रहे हैं, इसलिए आपको इसको समझना है। ठीक है, ये बहुत जरूरी है। उसके बाद असेस करना कि वो वाकई में उतना खा भी पा रहा है कि नहीं जितना हमने प्लान कर दिया है, और नहीं खा पा रहा है तो उसे प्रमोट करना कि भाई आपको खाना है, नहीं खाओगे तो आपको यही प्रॉब्लम्स आएंगी। फिर प्रोटेक्ट करना उनको और एनहांस करना कि हेल्थ जो आपकी है, जनरल पब्लिक की जो भी हेल्थ है कम्युनिटी सेटिंग में, वो किस तरीके से अच्छी बन सके और डिसीजेज जो न्यूट्रिशन रिलेटेड डिसीजेज है उन्हें हम कम कर सकें। बेसिकली डाइटिशियन बनने का मेन पर्पस तो यही होता है ना कि आप न्यूट्रिशन से बच सकते हो, बहुत सारी बीमारियों को आप दूर रख सकते हो अगर आप प्रॉपर न्यूट्रिशन खा रहे हो, राइट। उसके बाद चौथा एक और पॉइंट आ जाता है कि ऐसा भी ना हो कि हम लोग सीधे ये कह रहे हैं हाँ भाई आप तो चिया सीड्स खाओ, सैलड लीव्स को लो, एवोकाडो खाओ, ये करो वो करो। वी शुड मैनेज अ कॉस्ट इफेक्टिव फूड प्रोडक्शन ऑपरेशन डिस्ट्रीब्यूटिंग हाई क्वालिटी ऑफ फूड। ठीक है, जो मील्स जो स्नैक्स हम उन्हें प्रोवाइड कर रहे हैं वो एक मिनिमम कॉस्ट पर बियर हो, बहुत ज्यादा कॉस्टिंग भी ना आए उसकी, और उनकी क्वालिटी भी स्नैक्स की पूरी तरीके से मेंटेन रहे, और जो फूड की सर्विसेज सेटिंग्स है वो भी स्टैंडर्ड मेंटेन। ऐसा नहीं है हम कुछ भी कभी किसी को एकदम गंदा सा खाना दे दे रहे हैं, सस्ता सा खाना कि खिचड़ी 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 खिलाए जा रहे हैं, तो हम उसके साथ कोई ढंग की सब्जी नहीं दे रहे हैं, ढंग से दाल नहीं दे रहे हैं, या फिर कभी बहुत ही हाई क्लास खाना खिला रहे हैं। तो मेंटेन करना है स्टैंडर्ड। ओके, ऑपरेटिंग प्राइवेट कंसल्टिंग प्रैक्टिसेस टू प्रोवाइड एक्सपर्टाइज इन न्यूट्रिशन, जो कि आजकल के का मेन एम हो गया है सब डाइटिशियंस का, सिर्फ क्या कि हमें सिर्फ कंसल्टेशन प्रैक्टिसेस करनी है, हमें उनको डाइट के बारे में बताते रहना, दैट्स इट, है ना। इसी तरीके से हमें प्रमोट करना है लेकिन हेल्थ और प्रिवेंटिव डिसीजेस को, वर्किंग विद इंडिविजुअल्स, ग्रुप्स, वर्क प्लेसेस एंड मीडिया टू प्रोवाइड डाइटरी एडवाइस फॉर हेल्दी लिविंग। हेल्दी लिविंग में किस तरह से रह सकते हैं उनको इंडिविजुअल को अगर समझाना है 1-to-1 इंटरेक्शन में, या कुछ हम वर्क प्लेसेस पे अपने ग्रुप मीटिंग कर सकते हैं, जो कि मैं इंटर्नशिप वाले स्टूडेंट से हमेशा करवाती भी हूँ उन लोगों के अपने हॉस्पिटल में, कि अब आप लोगों को सारे स्टाफ के संग एक मीटिंग रखनी है, उन्हें बताना है उनकी क्या डाइट होनी चाहिए, किस एज ग्रुप के वो लोग हैं, अलग अलग एज ग्रुप के तो 2 ग्रुप में हम डिवाइड करके कर देते हैं। ठीक है, और जैसे हेल्थ वर्कर्स हैं हमारे जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हैं, GDAs हो गए, हाउसकीपिंग स्टाफ हो गया, किचन का स्टाफ हो गया, जो 12 घंटे कंटिन्यूस काम करते हैं, जो ट्रेनर्स वर्क वाले उनको हम अलग डिवाइड करके बताते हैं, डॉक्टर्स नर्सेस को हम अलग तरीके से बताते हैं, तो वो भी मेंटेन करना और वो सब भी समझाना हमारा ही काम है। कई बार वैसा भी कर सकते हैं, स्टूडेंट्स को ग्रुप में, पेशेंट्स को ग्रुप में लेकर के उनको भी हम काउंसिल कर सकते हैं। ठीक है, वर्किंग विद फूड एंड फार्मास्यूटिकल कंपनीज टू प्रोवाइड डेवलप प्रोडक्ट्स, एजुकेट कस्टमर्स एंड प्रमोट एंड मार्केट बेटर फूड एंड न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट इन अ बिजनेस सेटिंग। ये भी कई हम में से कई लोग कर रहे हैं कि क्या कहते हैं, नए नए प्रोडक्ट्स जो बनाए जाते हैं उन सब जगह आप आजकल कंपनी में एक न्यूट्रिशन एक्सपर्ट रखा ही जाता है,
सो टू अंडरस्टैंड कि सच में जो प्रोडक्ट बनकर आ रहा है वो न्यूट्रिशन बेनिफिट है भी या नहीं. Teaching nutrition, food chemistry or food service administration to students in the any health profession and at all level of education. न्यूट्रिशन के बारे में समझाना, न्यूट्रिशन क्या है, न्यूट्रिशन की केमिस्ट्री क्या है एग्जैक्टली, कि कौन सा फूड साथ में खाएंगे तो कौन सा नुकसान कर रहा है, क्या चीज खाने से आपको क्या बेनिफिट्स मिल रहे हैं. और आप जो फूड सर्विसेज में जैसे काम कर रहे हैं कुछ स्टूडेंट्स, आप लोग मान लो सपोज किसी F&B डिपार्टमेंट में आप चले जाते हो, तो किस तरीके से फूड को सर्व करना है, किस तरीके से उसको प्रेजेंटेबल बनाना है, किस तरीके से उसका न्यूट्रिशन हमें सेव करना है, उन सब चीजों के ऊपर काम किया जाता है और एजुकेट भी किया जाता है. तो दिस इज द मेन वर्क ऑफ द आपका डाइटिशियन. उसके बाद आ जाते हो तुम लोग इंटर्न डाइटिशियन. अब देख लो तुम लोगों के काम कितने जो कि तुम घर बैठ के कर रहे हो. अब क्या क्या काम मुझे करके दिखाओगे, मुझे बताना. क्लिनिकल डाइटिशियन, वार्ड राउंड फॉर डाइट काउंसलिंग ऑफ इन हाउस पेशेंट्स. जितने भी हॉस्पिटल के अंदर पेशेंट्स हैं उनका सबका राउंड लेना है. उन सबको क्या कहते हैं, आपको उनकी न्यूट्रिशन की क्या रिक्वायरमेंट हो उसे समझना है और टीम में काम करना है, डॉक्टर से डिस्कस करना है उनके बारे में कि उनका न्यूट्रिशन का स्टेटस क्या है, प्रोग्रेस उनमें हो रही है नहीं हो रही है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया उसे हमें चेक करना है. और कुछ इंपॉर्टेंट अगर आपको मिल रहा है तो उसकी हमें फाइंडिंग की रिपोर्ट भी बनानी है. जैसे कई बार क्या होता है, डॉक्टर मिस कर गया कि किसी का सोडियम लेवल बढ़ा हुआ है या किसी का पोटेशियम लेवल बढ़ा है या बहुत कम है, तो डॉक्टर नहीं वो देख पा रहा है, तो हमें उसे भी याद दिलाना है और उनसे एक बार डिस्कस करने के बाद हमें वापस से उस डाइट में वो चीज ऐड ऑन करनी है. सपोज जैसे पोटेशियम लेवल कम हो गया तो क्या ऐड करोगे आप, नारियल पानी. सिंपल है ना. नमक कम हो गया अगर किसी पेशेंट का, तो सीधी सी बात है हम उसमें सॉल्ट, अगर बहुत कम हो गया सॉल्ट कैप्सूल ऐड कर लेते हैं या कई बार ऊपर से सिर्फ नमक डालकर पेशेंट को खाने के लिए हम गाइड कर सकते हैं. तो इस तरह की छोटी चेंजेस जो सब करने हैं वो आपके इंटर्न डाइटिशियंस का रोल आ जाता है यहाँ. थेरेपेटिक न्यूट्रिशनल केयर एजुकेशन काउंसलिंग इन अकॉर्डेंस विद एस्टैब्लिश प्रोसीजर्स एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स. तो जो भी आपकी जरूरत है, जो भी इस पेशेंट की रिक्वायरमेंट है, उसके जो भी प्रोसीजर्स हो रहे हैं उन सबको वॉच करना, उसके अकॉर्डिंगली उसके डाइट को प्लान करना, वो सब देखना हमारा डाइटिशियन का काम है. उनको एजुकेट करना और उन्हें समझाना कि आपको कैसे क्या खाना है. सपोज अब किसी का मान लो एंडोस्कोपी होने जा रही है, तो हमें उसे समझाना रहेगा कि आपकी एंडोस्कोपी होनी है तो इस टाइम पे आपको नहीं खाना है और उसके बाद खाना है तो क्या खाना है, वो सारी चीजें हमें उसे एक्सप्लेन करनी है. Check for enteral and parental nutrition, diabetes, gastric, pancreatic, renal, hepatic diseases or other conditions. एंटरल पेरेंटल न्यूट्रिशन में बहुत इंपॉर्टेंट है. आप सब लोगों को पता है कि कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो बिल्कुल खाना खा ही नहीं पाते हैं, तो हम उनका न्यूट्रिशन स्टार्ट करते हैं थ्रू द आईवी, थ्रू द आपके कई बार टीपीएन हमें शुरू करना पड़ता है, जिसमें अब बिल्कुल वो आईवी के थ्रू भी नहीं जा पा रहा है, उसका ट्यूब्स के थ्रू भी नहीं जा पा रहा है, लाइक राइस टू फीडिंग और इन सब तरीके से भी. तो वो पेरेंट रेडी टू प्रिपेयर आपका टीपीएन आता है, वो हम उसके थ्रू उसको इंसर्ट करते हैं. डायबिटीज पेशेंट है, अगर आपका गैस्ट्रिक प्रॉब्लम वाला पेशेंट है, पैंक्रियाटिक पेशेंट है, रीनल यानी किडनी का पेशेंट है, हिपैटिक लिवर का पेशेंट है, अलग अलग तरह के डिफरेंट तरह के जो भी पेशेंट्स हैं उनका अकॉर्डिंगली पूरा प्लान आउट करना होता है और हमें देखना होता है. ठीक है. फिर एक दूसरी डाइटिशियन होती है जो कि किचन की डाइटिशियन होती है, जो क्या करती है, आपकी किचन स्टाफ की हेल्प करती है समझने में कि हाइजीन और कुकिंग कैसे रखनी है और कहाँ कुछ चीज आप मिस कर रहे हो. मेन्यू प्लान करते हैं एज पर द पेशेंट एंड सीजन के अकॉर्डिंगली. विंटर्स का अलग रहेगा, समर्स का अलग रहेगा. वी कीप ऑन चेंजिंग दैट थिंग. न्यूट्रिशन वैल्यू को इंश्योर करना बहुत जरूरी होता है कि न्यूट्रिशन की जो वैल्यू है, न्यूट्रिटिव वैल्यू, वो पेशेंट को मिलनी जरूरी है. वो नहीं खा रहा है तो भी हमें चेक करना है कि लाइक कोई पेशेंट अगर सपोज डेली 50% से ज्यादा खाना नहीं खा पा रहा है ना, या उससे भी कम खाना खा रहा है, तो हमें उसका नरिशमेंट कैसे कंप्लीट करना है, इसके बारे में भी हमें डिस्कस करना होता है. ओके. सारा जो मील है, जैसा कि एक पॉइंट आप लोगों ने बताया था कि मील को टेस्ट करना है जब भी वो प्रिपेयर हो रहा है, और टेस्टिंग रिकॉर्ड में उसे मेंटेन भी करना है. वहां लिखना है हमको टेस्टिंग रिकॉर्ड में कि ये वाली चीजें ऐसे ऐसे हो रही हैं. सुपरवाइज करना है फूड डिस्ट्रीब्यूशन इन द वार्ड्स. ये किचन डाइटिशियन का रोल होता है कि आपको सुपरवाइज करना है फूड को, न्यूट्रिशन को, कि कैसे आपको क्या कहते हैं वो करना है ना, डिस्ट्रीब्यूट सही से हो रहा है नहीं हो रहा है, जैसे हमने प्लान किया वैसे हो रहा है कि नहीं हो रहा है. ठीक है. क्वालिटी कंट्रोल को हमें देखना है कि हमारी जिस भी तरह की क्वालिटी हमको चाहिए, क्या सेम क्वालिटी में फूड जा रहा है नहीं जा रहा है, अमाउंट सेम जा रहा है कि नहीं जा रहा है, टेम्परेचर प्रॉपर मेंटेन किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है. ये सारी चीजें हमें एज ए किचन डाइटिशियन चेक करना है. उसके बाद इन्वेंट्री को चेक करना है. जो भी मैंने बताया अलग अलग स्टोरेज एरिया है, तो हमारे उस स्टोरेज एरिया को हमें चेक करना है कैसे वहां रखा है, वो सही तरीके से रखा है कि नहीं रखा है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट फीफो फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना.
और टेम्परेचर प्रॉपर उस एरिया का मेंटेन हो रहा है कि नहीं हो रहा है वो बहुत जरूरी है, क्योंकि पता चला हम तो इधर से कह रहे हैं जी फ्रिज में सब कुछ रखा हुआ है, बट फ्रिज में जो है टेम्परेचर बड़ा गड़बड़ चल रहा है आपका, तो वो नहीं हो सकता है ना। कीपिंग रिकॉर्ड एंड स्टोर वेरिफिकेशन, रिकॉर्ड हमें मेंटेन करना रहेगा कि क्या चीज कब आई है और क्या चीज आपकी निकल रही है, तो उसको वेरीफाई भी करना होगा कि ठीक तरीके से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। चीफ डाइटिशियन की हेल्प लेकर के क्वालिटी कंट्रोल, बजट प्लानिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग भी सीखनी होती है कि लाइक हमें इतने पेशेंट का खाना बन रहा है तो इतने लोगों का खाना कितने पैसों में आ रहा है, कितना में क्या हो रहा है, वो सारी चीजें देखना हमारा काम। एंश्योर एडिक्वेट बफर स्टॉक ऑफ द ड्राई राशन, ड्राई राशन अगर मेरे पास मान लो 50 पेशेंट रहते तो 50 पेशेंट के अकॉर्डिंगली मेरे पास राशन है या नहीं है, या अचानक से 10 पेशेंट 20 पेशेंट आ गए तो मेरे पास क्या बफर राशन है या नहीं है किचन में, वो हमारे माइंड में हमेशा रहना चाहिए। और इनकेस अगर नहीं है तो क्या हम इमीडिएटली अगर कहीं से मंगा पा रहे हैं तो वहां से तुरंत आ पाएगा कि नहीं आ पाएगा, ये सारी चीजें देखना हमारा डाइटिशियंस का ही काम है। इन्वेंट्री चेक करना और बाकी की चीजों का भी ध्यान रखना, लाइक स्टोरेज को चेक करना कि क्या स्टोरेज हो रही है और किस तरीके से चेक हो रही है स्टोरेज, वो हमें देखना है। वो हम लोगों का काम ही होता है कि उसको प्रॉपर तरीके से हम देख पाए। एक सेकंड ना, तो जो हमारा स्टोरेज जो हमें चेक करना है तो उसका हमें रिकॉर्ड पूरी तरीके से रखना रहेगा और स्टोर का हमें वेरिफिकेशन भी करना है, ठीक है ना। अदर चीज में क्या है, हाउस कीपिंग और सैनिटेशन, लाइक अगर आपका किचन में आपके साफ सफाई का आपका ही स्टाफ को करना है तो वो हमें देखना है, अगर हमें वो नहीं करना है तो कहीं कहीं हॉस्पिटल में हाउस कीपिंग वाला आकर के सफाई करता है, सैनिटेशन का काम हाउस कीपिंग वाला आकर के करता है ना। सैनिटेशन से क्या मतलब समझ रहे हो, लाइक पेस्ट कंट्रोल आपका हो गया है ना, कुछ नाली वगैरह की जो क्लीनिंग हो गई है, जो कुछ भी सारी चीजें होंगे ना, वो गार्बेज डिस्पोजल हो गया, तो वो सारा हाउस कीपिंग का काम है देखने का, तो वो लोग प्रॉपर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। फूड जो सर्विस हो रही है टाइम से हो रही है कि नहीं हो रही है। पर्सनल हाइजीन स्टाफ ध्यान दे रहा है कि नहीं दे रहा है, बकायदा इनका एक पूरा ग्रूमिंग चेकलिस्ट होती है स्टाफ की, जिसमें आपकी पर्सनल हाइजीन के पूरा फॉर्मेट होता है, जिसमें आपके बाल, नाखून, आपके हैंड्स वॉश कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, आपने कुछ ग्लव्स यूज कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, हेड कैप्स गियर लगाया हुआ है कि नहीं लगाया हुआ है, शूज पहने कि नहीं पहने हुए, आपके कपड़े साफ सुथरे हैं कि नहीं है, कहीं कहीं में एप्रन भी आगे से रहता है पहनने के लिए, तो वो आपने पहना हुआ है कि नहीं हुआ है ना, आपने ब्रश किया हुआ है कि नहीं, वर्क किया हुआ है, बहुत सारी एसेसरीज तो नहीं पहनी हुई है जिसके थ्रू इन्फेक्शन आपका वो लटक लटक के पता चला कि आपके हाथ में इधर वो इन्फेक्शन बढ़ गया और आपको नहीं पता चल रहा है, क्योंकि माइक्रोब्स क्या होते हैं इन सब चीजों पे कनेक्ट हो जाते हैं। आपको बता के बहुत हैरानी होगी जान करके कि हॉस्पिटल में जो स्टाफ होता है उन लोगों को नेल पॉलिश लगाना अलाउड नहीं होता है, उनको रिंग्स पहनना अलाउड नहीं होता है, उनको वॉचेस पहनना अलाउड नहीं होता है, जो कि हैंडलिंग कर रहे होते हैं या सर्विसेज में किसी भी तरह की, लाइक चाहे वो हाउस कीपिंग हो, चाहे फूड की हो, चाहे वो नर्सिंग का स्टाफ हो, they can't wear all these accessories and gadgets, they can't put free moving, या कुछ लटक ना रहा हो उनका ना, इस तरह से बहुत टाइड, मतलब बहुत ही अच्छे तरीके से एक प्रॉपर यूनिफॉर्म में और प्रॉपरली टाइड आपका सब कुछ रहता है। हेयर्स भी आपके शुड बी टाइड अप प्रॉपरली, ज्यादा लंबे नहीं होने चाहिए, जो लड़के हैं उन लोगों के कहा जाता है हेयर्स आपके आईब्रो से ऊपर नहीं आने चाहिए, अगर आपने खींच के लंबाई देखी है तो। शेविंग शुड बी देयर, है ना, कोई पान गुटखा बीड़ी ये सब चीजें नहीं अलाउड होती हैं, कोई च्युइंग नहीं होनी चाहिए, च्युइंग गम भी इवन नॉट अलाउड है, तो इन सब चीजों का हमें ध्यान रखना है हाइजीन ऑफ द स्टाफ में, ठीक है। लुक आफ्टर द ऑल द क्लीनिंग प्रोसेसेस, लाइक कुकिंग वाले एरिया में, वॉशिंग वाले एरिया में, सर्विस वाले एरिया में, पूरी तरीके से प्रॉपर तरीके से कुकिंग सफाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, इन सब चीजों का ध्यान रखना होता है। तो दिस वाज ऑल अबाउट द हमारा किचन एरिया, कि किचन में किस तरह से क्या होता है और क्या क्या हमारी डाइटिशियंस के रोल है, राइट। क्लियर है सारा, समझ में आया? मैं जल्दी तो नहीं पढ़ा गई बहुत? ठीक, तो फिर अब हम कल से शुरू करेंगे हम डाइट वाला पार्ट, है ना, ठीक है। कि अभी हमारा थोड़ा सा काम और हमारा बच रहा है किस तरह से राउंड्स होंगे, अच्छा ये वाला भी हमारा काम आएगा, फिर हमारा आएगा उसके आगे का काम। ओके मैम हम राउंड्स लेने भी जाएंगे? राउंड्स लेने में बिल्कुल आ जाना। हमारे यहाँ का ये ऑर्गेनाइजेशन का शेड्यूल इस तरह से, डायरेक्टर के अंदर एमएस, एमएस के अंदर एचओडी, एचओडी के अंदर डाइटिशियन, ठीक है। ये इतने काम होते हैं, तुम लोगों ने शायद आधे काम बताए थे, ठीक है, हाँ या ना? हाँ मैम, तो सारे थोड़े ना याद रहते एक साथ, धीरे धीरे याद रहते हैं। हाँ सही बोल रहे हो,
बहुत काम करने होते हैं, पता है, बहुत सारे काम हो जाते हैं डाइटिशियंस के। अरे मैम पैर दुख जाते हैं, घूमते घूमते 9 आवर्स भी कम हो जाते हैं। यस, पता ही नहीं चलता एग्जैक्टली। कई बार अगर फुल हॉस्पिटल ना तो 9 आवर्स पता ही नहीं चलते, दैट्स रियल ट्रुथ। मैम खाने का भी टाइम नहीं पता चलता, पता है मैं। हाँ पता है ना तुमको, देखो आई कैन शेयर यू, काम करती हूँ मैं, सोच रही हूँ डाइटिशियन वाला पार्ट अभी खत्म कर देती हूँ, अभी 5-10 मिनट और ले लूँ आप लोगों के, चलेगा? Yes, ma'am. है ना, डाइटिशियन वाला पार्ट खत्म कर लेती हूँ थोड़ा सा, ठीक है? क्या एक मेरा एक्चुअली मेरी मेड का टाइम भी यही वाला होता है ना। चलो ओके, तो बस अब थोड़ा सा मैं और बचा है बस, इट विल टेक हार्डली 5-10 मिनट्स। ऑल आर हियर ना, राइट? सो हमारा जो यहाँ पर फ्लो चार्ट है वो इस तरह से है ऑर्गेनाइजेशन का। डायटेटिक डिपार्टमेंट लाइक इट कम्स, सबसे पहले आपके डाइटिशियंस के ऊपर एचओडी, एचओडी के ऊपर एमएस, एमएस के ऊपर डायरेक्टर। दिस इज द फ्लो प्रोसेस। ऑब्जेक्टिव बेसिकली क्या रहेगा एक डिपार्टमेंट का, टू सर्व क्वालिटी फूड टू द पेशेंट इन हाइजीनिक मैनर। ये हर जगह की रिक्वायरमेंट है, अगर हम अपने घर पे भी कर रहे हैं इस चीज को तो हम प्रॉपर तरीके से हाइजीनिक फूड हम सर्व करें, है ना, और खासकर पेशेंट्स को। और गुड न्यूट्रिशन पेशेंट को प्रोवाइड करना है इन टर्म्स ऑफ कलर, चॉइस, वेराइटी, ठीक है, और हाईएस्ट लेवल ऑफ फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ, जिससे कि वो फिजिकली भी हेल्थी रहे और मेंटली भी खुश रहे। क्योंकि कई बार क्या होगा, खाना उन्हें पसंद नहीं आ रहा है, गंदा लग रहा है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, तो वो चिढ़ जाते हैं पेशेंट्स। और वैसे भी इस तरह वो उनकी मेंटल हेल्थ उतनी अच्छी होती नहीं है कि वो हर चीज को एक्सेप्ट करें, तो वो हमें संभालना बहुत जरूरी होता है। और यहाँ पर डाइटिशियन का रोल आता है। कई बार पता है स्टूडेंट मतलब पेशेंट्स कई बार ये लोग बोलते हैं कि लाइक डाइटिशियन आप कम लगते हो, आप साइकोलॉजिस्ट ज्यादा लगते हो, इफ यू आर सेटिस्फाइंग दैम, है ना। और उनको क्या समझाना है, कैसे समझाना है, वो आपकी टैक्टिस है। डाइटिशियन का एक कैलिबर है, अगर आप हॉस्पिटल में काम करना चाहते हो कि किस तरीके से हमें उनके संग बहुत प्यार से उनसे काम लेना और उन्हें खिचड़ी भी खिला देनी। समझ रहे मेरी बात को? ठीक है। उसके बाद आपका है disseminate the nutritional knowledge to the patient through discussions, lectures, pamphlets, leaflets and by organizing camp।
कैंप्स के थ्रू, लीफलेट बना करके, पैम्पलेट्स बना करके, लेक्चर्स ऑर्गेनाइज करके, डिस्कशन करके हमें उन लोगों को समझाना है न्यूट्रिशन के बारे में. ओके, उनकी अपग्रेड करना है टू अपग्रेड ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डाइटरी सर्विस थ्रू पेशेंट सजेशंस एंड थ्रू लेटेस्ट रिसर्च वर्क्स एंड एडवांसमेंट इन द फील्ड ऑफ न्यूट्रिशन. ओके, फील्ड ऑफ न्यूट्रिशन में एडवांसमेंट क्या हो रहा है, क्या चीज नहीं हो रही है, हमें अपने आप भी पढ़ते रहना है, लेटेस्ट चीजों से हमें अपने आप को अपडेट भी रखना है और उन लोगों को भी बताना है. Upgrading the staff through training to enable them to provide best service to the patient along with proper disposal of food waste. स्टाफ को भी बताना है कि किस तरीके से उन्हें बेस्ट सर्विस देनी है पेशेंट्स को, और कोशिश ये रहे कि जो हमारा फूड वेस्ट है वो हमारा बेस्ट डिस्पोजल हो जाए एक तो, और हो सके तो डिस्पोज ऑफ करना ही ना पड़े, हमारा उतना ही फूड हम सर्व करें जितना पेशेंट को चाहिए होता. तो ये एक कोऑर्डिनेशन से ही हो पाएगा कि जो सर्विस करने जा रहा है हम उसे जो बता रहे हैं और फिर वो सर्विस करने जा रहा है, और अगर हमें बता ही नहीं रहा है ये पेशेंट, क्योंकि वी आर नॉट देयर फॉर ऑल द टाइम, तो हमें उससे कोऑर्डिनेट करके रखना. अच्छा भाई बताओ कौन सा पेशेंट बिल्कुल कुछ भी नहीं खाता है, कितना खाता है, कैसा है, और इसके हिसाब से हम थोड़ा सा मेंटेन कर सकते हैं. कभी कभी हम उस पर्टिकुलर पेशेंट का उस जिस टाइम पे ऐसा हो रहा है और पेशेंट अगर नहीं मान रहा है तो हम चुपचाप से उस टाइम पे हम वो भी कर सकते हैं, राउंड्स वगैरह लेकर के भी हम इस चीज को चेक कर सकते हैं. राइट, तो इस तरह से हम देख सकते हैं सारी चीजों को, है ना. और upgrading the staff through training to enable them to provide best services to the patient along with proper disposal of food waste. Maintain good interrelation between patients and staff. पेशेंट और स्टाफ के बीच में इंटर रिलेशनशिप बहुत अच्छी होनी चाहिए. एहसान नहीं करता है स्टाफ पेशेंट को खाना देकर, है ना, तो वो सही तरीके से होना चाहिए. टू सैनिटाइज द किचन पर्सनल टू न्यूट्रिशन, health hygiene and sanitation so that the food products being developed are conducive to good health. Right? तो जो भी चीज हम कर रहे हैं वहां पर हमारा उससे पहले सैनिटाइजेशन प्रॉपर्ली होना बहुत जरूरी है, और जो भी हमारा स्टाफ भी है वो भी प्रॉपर्ली सैनिटाइज्ड हो, नहा धोकर हैंड वॉश करके ही वो खाना वाना बनाना शुरू करे, जिससे जो भी फूड प्रोडक्ट बन रहा है वो हमारा हेल्दी बने. Dietetic department therefore responsible for the development of the nutritional care plans in compliance with the physician order. फिजिशियन जो भी बता रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली उसको डिस्कस करते हुए हमें आगे डाइट प्लान्स वगैरह बनाने होते हैं और मेंटेनेंस ऑफ हेल्थ, प्रिवेंशन ऑफ डिसीजेस हमें करनी है. इन शॉर्ट क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द न्यूट्रिशन aspect of patient care falls under dietetic purview. Assessing the nutritional status of the patients and recommending diets for fitness, health, prevention and treatment of the diseases. ये सारे हमारे रेगुलरली काम होते हैं, और ओवरऑल डाइटेटिक डिपार्टमेंट की प्लानिंग है, प्रिपेयरिंग है, कोऑर्डिनेशन है, ये सब देखना हमारा काम है. ओके, डाइटिशियंस की जनरल ड्यूटीज क्या रहती है वो हम वैसे उस चीज के बारे में बात कर चुके हैं, बट थोड़ा स्पेसिफाइड आ जाता है कि जो भी पेशेंट है उसको डाइट उसके अकॉर्डिंगली, उसके डिसीज के अकॉर्डिंगली कंसल्टेंट से डिस्कस करके हमें देनी है. उसके बाद न्यूट्रिशनली एडिक्वेट मिल रही है कि नहीं मिल रही है, क्वालिटी फूड पेशेंट को मिल रहा है नहीं मिल रहा है, वो हमें देखना है. उसके प्रेफरेंसेस को थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए, लाइक हम लोग मान लो प्याज वाला खाना देते हैं और पेशेंट प्याज नहीं खाता, या पेशेंट अंडा के बिना रहता ही नहीं और हम लोग अंडा सर्व नहीं करते, तो हमें देखना है कि हमें उसको किस तरह से प्रोवाइड करवाना है. मे बी फ्रॉम होम इटसेल्फ, है ना, मे बी फ्रॉम आवर साइड अगर हमारे यहाँ अवेलेबिलिटी हो सकती है, तो ये सब हमें देखना है. राइट, पेशेंट का जो हम विजिट कर रहे हैं वार्ड में डेली, तो हमें डिस्कस करना है कि कोई डाइटरी प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है, उसके अकॉर्डिंगली उसे एडवाइस करना है. आरडीए के अकॉर्डिंगली हमें डाइट को प्लान करना है, सुपरवाइज करना है फूड सर्विस को, ट्रेस को चेक करना है ऑल पेशेंट्स की बिफोर बीइंग सर्व, और सुपरवाइज करना है मील कुकिंग, टेस्ट फूड और सजेस्ट द इम्प्रूवमेंट्स व्हाटएवर इज रिक्वायर्ड. फॉर्मुलेट liquid rice tube feed for patients and give necessary instructions to the concerned bearer. Right? तो ये सारी चीजों का हमें ध्यान रखना है. मेन्यू को प्लान करना है, इंप्लीमेंट करना है, न्यू रेसिपीज को इवेल्युएट करना है पेशेंट्स के एक्सेप्टेंस के अकॉर्डिंगली. कई बार हम वही एक रूटीन में मेन्यू चल रहा है हमारा, वही खाने का तरीका चल रहा है, पेशेंट बोर हो जाता है, अरे आपके यहाँ ये चीज अच्छी नहीं बनती है, ये चीज आपके यहाँ बहुत अच्छी बनती है, हर तरह का आता है पेशेंट्स ना. तो वो सब हमें इवेल्युएट करना है कि कौन सी चीजें पेशेंट बिल्कुल पसंद नहीं कर रहा है, कौन सी चीजें बहुत पसंद कर रहा है, तो उससे मिलती जुलती कुछ और चीजें वैरायटी हम उन्हें दे पाए. इंटरप्रेट्स, इवेल्युएट एंड यूटिलाइजेस pertinent current research related to nutritional care. राइट, न्यूट्रिशन केयर से रिलेटेड जितनी भी आपकी इंफॉर्मेशन है करंट रिसर्च बेस, उसे हमें यूटिलाइज करना है, कहाँ कहाँ हम उसे यूज कर सकते हैं, अपने पेशेंट्स के संग डिस्कस कर सकते हैं. तो ये सब आप लोगों का भी होमवर्क रहेगा कि आप लोग अपने अपने आइडियाज पर पेशेंट के जो हम केस स्टडीज बनाएंगे आगे, क्या क्या कर सकते हो, नई नई वैरायटी वाला, ये नहीं सिर्फ दाल सब्जी रोटी पेशेंट को खिला रहे. थोड़ा सा अपना माइंड यूज करना, अपनी आसपास की इंफॉर्मेशन को यूज करना, लेटेस्ट रिसर्च को यूज करते हुए आप लोग उसके बारे में बताओगे. ओके, टू एंश्योर दैट क्लीननेस इज मेंटेन इन किचन एंड वेस्ट इन द मिनिमल.
जैसा मैं बार बार बोल रही हूँ, किचन का वेस्ट कम से कम हो जाए और आपकी जो साफ सफाई है वो अच्छे से हो, ये देखना बेहद जरूरी है। ट्रेनिंग टू इंटर्न्स, इंटर्न जो आपके अंडर में आएंगी फिर उसके बाद उनको ट्रेन करना, परफॉर्म करना जो भी ड्यूटीज हमें असाइन की गई है इमीडिएट सीनियर के साथ, उसके अकॉर्डिंगली हमें काम करना होगा। एचओडी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती है? इंडोर जो एडमिटेड पेशेंट है उनकी काउंसलिंग करना, आउटडोर पेशेंट्स है उनको देखना ओपीडीज में, बेटर वर्किंग एंड मैक्सिमल सेटिस्फेक्शन, और जो भी ब्लॉक्स में डाइटिशियंस है अकॉर्डिंगली उनको अलॉट करना कि आपको कहाँ पे राउंड देना है, आपको क्या करना है, आपको क्या कंप्लीट करना है, कौन से ब्लॉक में आपको टेक केयर करनी है ना, किचन में काम करना है कि वार्ड्स में काम करना है। वार्ड्स में भी अलग अलग ब्लॉक्स होते हैं, लाइक कैंसर ब्लॉक हो गया, आपका कार्डियक ब्लॉक हो गया, अलग अलग तरीके से वहां पर आपको काम कैसे करना है ना। डिस्कसिंग विद द पेशेंट्स अबाउट देयर प्रॉब्लम एंड सॉल्विंग देम, अगर किसी पेशेंट को कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है, डाइटिशियन हमारी नहीं ठीक कर पा रही तो उसे हमें सॉल्व करना है। ओके, मेकिंग कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट इन द डाइटरी सर्वे फ्रॉम पेशेंट्स सजेशंस एंड कंप्लेंट्स, उन सब चीजों का हमें ध्यान रखना है। प्लान्स, लेआउट, designs and determine equipment requirement for food service qualities with the help of kitchen manager, किचन मैनेजर की हेल्प लेते हुए हमें इक्विपमेंट वगैरह की रिक्वायरमेंट फूड सर्विसेज के अकॉर्डिंगली उस चीज को भी हमें मेंटेन करना है। इफेक्टिवली वर्बल एंड रिटन कम्युनिकेशन पब्लिक रिलेशनशिप जो है आपकी इंटर डिपार्टमेंटली, उसको हमें थोड़ा सा देखना है, राइट, कि आप क्या खुद के डिपार्टमेंट के अंदर क्या हो रहा है और दूसरे डिपार्टमेंट के साथ कोऑर्डिनेट कैसे हम करेंगे, लाइक नर्सिंग स्टाफ के साथ, डॉक्टर्स के साथ, कई बार हाउसकीपिंग के साथ, तो उससे हमें किस तरह से मेंटेन करना है। रिटर्न कम्युनिकेशन कहीं करने की जरूरत है रिटर्न करना है, वर्बल करने की जरूरत है तो वहां हमें वर्बल करनी है। अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज असाइन्ड बाय द इंचार्ज और द सीनियर फ्रॉम टाइम टू टाइम, जो हमारे सीनियर्स होंगे, एमडीज होते हैं, एमएस होते हैं, ये लोग अगर कुछ असाइन करते हैं कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी तो उसको भी एचओडी को देखना रहता है। डाइटिशियन का जो रोल है वो बेसिकली तो स्टार्ट हो जाता है 7 बजे से सुबह, और रात को देखा जाए तो आपका चलता है 9 o'clock या 8 o'clock डिपेंडिंग अपॉन द हॉस्पिटल, राइट। हमारे यहाँ पर 7 o'clock से है, प्लीज म्यूट योरसेल्फ। मेकिंग स्लिप, सबसे पहले क्या करना है, ब्रेकफास्ट में आपका क्या क्या काम होना है, कितने पेशेंट्स को क्या जाएगा, वो हम 8 o'clock तक हम स्लिप बनाएंगे। उसके बाद लिक्विड चार्ट को हम अपडेट करेंगे कि आपको क्या क्या चीजें करनी है, किसी पर्टिकुलर पेशेंट की कुछ स्पेशल नीड है उसके अकॉर्डिंगली प्लान करना है। क्रॉस चेकिंग ऑफ द आरटी फीड वॉल्यूम, कि कितना आरटी फीड जा रहा है, अगर 250 तो 250 जा भी रहा है कि नहीं जा रहा है, कभी कभी अचानक से रैंडमली इसको हमें चेक करना है, ठीक है। कंपोजिशन क्या है उसका डेली डाइट का, वो भी हमें चेक करना है, और मॉडिफिकेशन अगर हमें कुछ रखने हैं तो वो भी हमें चेक करने हैं। एक्सटेंसिव राउंड ऑफ ब्लॉक्स विच स्टार्ट एट 8:30 AM, 8:30 से हमें एक्सटेंसिव फिर राउंड्स पर निकल पड़ना है और 10:30 तक हमें वो राउंड्स फिनिश कर लेने हैं। Preparing of mid morning feed summary according to the patient's diet and preferences by 10:45 AM, और 10:45 तक हमें जो भी प्रेफरेंसेस है मिड मॉर्निंग, क्योंकि 11 बजे के आसपास 11:30 सर्व होती है, तो वो हमें उन लोगों को बताना है क्योंकि उस टाइम पे या तो सूप जाएगा, कि किसी को छाछ या बटर मिल्क जाएगा, किसी को नींबू पानी जा रहा है, किसी को कुछ और जा रहा है, तो उसके अकॉर्डिंगली हमें प्लान आउट करना रहेगा। 11:30 तक हमें लंच की समरी अंदर दे देनी है कि आपको इतने कितनी नॉर्मल डाइट, सॉफ्ट डाइट, लिक्विड डाइट, या नॉर्मल डाइट, लिक्विड डाइट में भी आपकी क्या क्या जो हमारी चीजें चेंज करनी है उन सब चीजों के ऊपर हमारी बात कर लेनी है, राइट। उसके बाद जब 12:30 पे फूड निकल रहा है तो कितना किसको एक्स्ट्रा पोर्शंस देने हैं, लंच की सर्विस ठीक टाइम से हो रही है नहीं हो रही है, उसके ट्रेस ठीक से सेटअप कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, पेशेंट्स को टाइम पर दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, वो सब चीजों को भी डाइटिशियंस को देखना होता है। Planning and giving diet counseling and diet chart to the patients being discharged in the morning. मॉर्निंग में जो पेशेंट डिस्चार्ज हो रहे हैं उनकी पूरी डाइट काउंसलिंग करनी है, उनके लिए डाइट प्लान करनी है और उनको समझाना है, ठीक है। मूविंग विद द रूम सर्विस ट्रॉली टू सुपरवाइज द फूड डिस्ट्रीब्यूशन, रूम सर्विस में जब ट्रॉली जा रही है तो जो हमारी किचन डाइटिशियन है वो फ्लोर पर जाकर के फूड सर्विस को भी सुपरवाइज करेगी, जैसे कि हमने पहले भी बताया था। मेकिंग अरेंजमेंट ऑफ डाइट फॉर न्यू एडमिशंस एंड डाइट चेंजेस, डाइट में जो भी चेंजेस हो रहे हैं, जो भी आपकी न्यू एडमिशंस हैं, उन सब चीजों के ऊपर भी हमको बात करनी है। गिविंग काउंसलिंग इन द ओपीडी एंड हेल्थ चेकअप पेशेंट्स, जो भी आपकी काउंसलिंग हम करेंगे ओपीडी में और हेल्थ चेकअप पेशेंट जो भी आए हुए हैं उन सबके हमें अच्छे तरीके से उनको डाइट के बारे में पूरा समझाना है। इवनिंग टी की लिस्ट को अपडेट करना है, सूप की लिस्ट को अपडेट करना है, और अगर कोई न्यू एडमिशन है, किसी को मिल्क देना है, कोई चेंजेस है तो उसको भी हमें अपडेट करना है। डिनर की समरी पूरी बनानी है, अगेन इवनिंग टी को टेस्ट करना है, खाने को टेस्ट करना है, और सारी चीजों को टेस्टिंग के बाद ही सर्व करने के लिए जाने देना है। दिस इज ऑल हमारी ड्यूटीज हो जाती हैं डाइट की। तो डाइटिशियन का ऐसा नहीं है बहुत कम काम है, सुबह से लेकर शाम तक डाइटिशियंस के लिए काम ही काम है। हमने आज डाइटिशियन वाला पार्ट पूरा कर लिया, हॉस्पिटल की हमारी लेआउट्स के ऊपर हमने बात कर लिया, तो किचन के बारे में थोड़ी थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आप सभी लोगों को आज मिल गई होगी, राइट।
Yes, ma'am. ठीक है, गुरविंदर ठीक था आज, थोड़ा हमने